हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में जानेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ये सारी बातें हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो 2-3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर जो है आपका फिनिश होगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर फ्रेंड देखिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है, और या तो पहले से आपको पता है और या तो नहीं। अगर आपको पता है तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है इसको लर्न करना। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स जो है प्रायोरिटी सेक्टर से मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली रूरल बैंकिंग में। ओके, तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, तो प्रायोरिटी से यहाँ जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ इवोल्यूशन वगैरह ना, बस केवल एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। समझते हुए चलिए, केवल जो है थोड़ा ध्यान देते हुए चलिए, है ना। जितना ध्यान दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ कुछ ऐसा होगा जो कि याद रखने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज ये एक कहानी है जिस कहानी को हमें समझते हुए चलना है। इतिहास पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे प्रायोरिटी सेक्टर जो है इवॉल्व हो रहा है। ओके, तो प्रायोरिटी सेक्टर वाज एन अटेम्प्ट टू डायरेक्ट अ पार्ट ऑफ लेंडिंग ऑफ कमर्शियल बैंक टू एरियाज इन विच दे वर नॉट लेंडिंग मच। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर एक कोशिश थी, एक अटेम्प्ट था कि कमर्शियल बैंकों को एक डायरेक्शन दी जाए कि आप जो है ऐसे एरियाज़ में लेंडिंग करिए, ऐसे एरियाज़ में लोन बांटिए जहाँ पर अभी आप मौके पर नहीं बांट रहे हैं। जैसे गरीबों को लोन दीजिए, जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में लोन दीजिए। ओके, तो यही है प्रायोरिटी सेक्टर अपने आप में। लेट 60 यानी कि 1960 1960 के दशक में जब हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट की जो ज़रूरत थी वो बहुत बढ़ गई, क्योंकि भाई अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, हरित क्रांति है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ और धान वगैरह पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको लोन की आवश्यकता थी, लेकिन कमर्शियल बैंकिंग फैसिलिटीज़ वर नॉट अवेलेबल एडिक्वेटली। लेकिन किसानों के लिए लोन की पर्याप्त फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी उस समय पे, जब हमें 1960 के दौरान में इसकी ज़रूरत महसूस हुई। दस इन द पोस्ट नेशनलाइजेशन, तो क्या इफेक्ट हुआ कि जब जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया मेजर कमर्शियल बैंक का, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर वाज इवॉल्व टू डायरेक्ट अ पार्ट ऑफ द क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो नेशनलाइजेशन के बाद में, कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन जब कर दिया गया तो उसके बाद में प्रायोरिटी सेक्टर का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि आपको इस मतलब आरबीआई बोलता है बैंकों को कि आपको एग्रीकल्चर में और स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रायोरिटी देनी होगी लोन देते समय। तो इस जो यूनिट है इसमें हम प्रायोरिटी सेक्टर कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या चेंजेज हैं और सेक्टर की परफॉर्मेंस, इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कैसे कैसे जो है ये आइडिया आया और कैसे कैसे आगे बात बढ़ी है। तो देखिए, एट अ मीटिंग ऑफ नेशनल क्रेडिट काउंसिल held in July 1968, Government of India emphasized that commercial banks should increase their involvement in financing of priority sector with agriculture and small scale industries। ठीक है, तो जुलाई 1968 में जो नेशनल क्रेडिट काउंसिल की मीटिंग हुई, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंकों से कहा कि अब आपको जो है अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए प्रायोरिटी सेक्टर में फाइनेंसिंग का। ओके, जितना लोन दे रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर को उससे ज़्यादा दीजिए। खास करके प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करने की बात कही गई है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर वाज लेटर फॉर्मलाइज, कि हम प्रायोरिटी सेक्टर किसको बोलेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन तैयार किया गया कब, 1972 में। और ये किसके आधार पर सबमिट की मतलब जो है तैयार किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय द इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप ऑन स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एडवांसेस टू प्रायोरिटी सेक्टर कंस्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मई 1971। तो मई 1971 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप बनाया था जिसने ये मतलब अध्ययन किया, मतलब कि कितना अभी हम प्रायोरिटी सेक्टर को एडवांसेस दे रहे हैं। ओके, उसी के उस जो रिपोर्ट उस इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप ने तैयार की, उसी रिपोर्ट के आधार पर 1972 में प्रायोरिटी सेक्टर के डिस्क्रिप्शन को फॉर्मलाइज कर दिया गया कि हाँ इसे हम प्रायोरिटी सेक्टर बोलेंगे। बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट, ये जो इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप था जो कि 1971 में मई में बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, उसकी रिपोर्ट के ही आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया मॉडिफाइड रिटर्न। बैंक जो रिटर्न फाइल करते हैं मतलब
आरबीआई के पास में, उसको मॉडिफाई किया गया फॉर रिपोर्टिंग ऑन प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, और उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया, ऐसी लाइनें जोड़ी गई जिससे कि प्रायोरिटी सेक्टर में आपने कितना लेंडिंग करी हुई, कितना लोन दिया हुआ है, उसकी भी डिटेल अब आप आरबीआई को सबमिट करेंगे। ओके, एंड सर्टेन गाइडलाइन इशूड, और कुछ गाइडलाइंस इशू की गई इंडिकेटिंग द स्कोप ऑफ आइटम टू बी इंक्लूडेड अंडर द वेरियस कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, और इसी के साथ में गाइडलाइंस इशू की गई जिसमें ये बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ों को आप प्रायोरिटी सेक्टर की सर्टेन कैटेगरीज में आप शामिल कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन लोन में कौन सी हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी में किसको लिया जा सकता है, वीकर सेक्शन में किसको लिया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी गाइडलाइन यहाँ पर इशू कर दी गई है। तो देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको देख रहे होंगे तो एक तरीके से बस हम केवल एक फॉर्मल बातचीत कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हो रहा है ना, कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली यहाँ ज़रूरत नहीं है। आल्दो इनिशियली देयर वाज नो स्पेसिफिक टारगेट्स फिक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, शुरुआत में कोई टारगेट जैसी बात नहीं हुई थी, मतलब कोई ऐसा टारगेट नहीं था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बस बैंकों को ये कहता था कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना है, लेकिन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइज द बैंक इन नवंबर 1974, नवंबर 1974 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को एडवाइज़ किया कि वो जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें अपना जो शेयर है उसको 33.33 करें, ओके, बाई 1979। ओके, तो 1974 नवंबर 1974 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अगले 5 ईयर के अंदर में मार्च 1979 तक आप लोग प्रायोरिटी सेक्टर में जो लोन जितना भी लोन करते हैं उसमें प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट 33.33 या 33 राइट 1/3 कर दीजिए इसको। ओके, तो ये मतलब शुरुआत में कोई टारगेट नहीं था प्रायोरिटी सेक्टर का, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर टारगेट फिक्स किए गए। उसके बाद में एट अ मीटिंग ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विथ सीईओ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि मार्च 1980 में होती है, इट वाज एग्रीड दैट, फिर जब आगे और बात बढ़ी तो मार्च 1980 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस समय के, उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंकों के जो सीईओज थे उनके साथ में मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस आप कर रहे हो, लोन दे रहे हो ना, उसको मार्च 1985 तक आप अपने जो टोटल लोन है उसका 40% कर दीजिए, ऐसा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो इनिशियल डेज में कोई टारगेट नहीं है, 1974 में नया टारगेट रखा जाता है जिसके हिसाब से 1979 तक आपको 33.33 करना है, और फिर आगे बढ़ करके 1985 तक क्वार्टर के एंड पर, है ना, फाइनेंशियल ईयर के एंड पर आपको अब इसे 40% ले आना है। ठीक है, धीरे धीरे इवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन modalities of implementation of priority sector lending and government of India's 20-point economic program, all commercial banks were advised to achieve the target of priority sector lending at 40% of aggregate bank advances by 1985। तो 1985 के एंड तक, मार्च 1985 तक सभी बैंकों को अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को टोटल लोन का 40% करने के लिए कहा गया। ओके, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, जो भी वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से सब टारगेट्स वर आल्सो स्पेसिफाइड फॉर लेंडिंग टू एग्रीकल्चर एंड द वीकर सेक्शन विद इन द प्रायोरिटी सेक्टर। अब यहाँ पर 1985 में सब टारगेट मतलब बड़ा टारगेट कितना है, 40%। प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग कितनी होनी है, 40%। उसमें से एग्रीकल्चर को कितना देना है, तो 10%। ठीक है, तो ऐसे एग्रीकल्चर को 10% देना है आपको, 10% जो है वीकर सेक्शन को देना है, 2%। इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट भी फर्दर बांटे गए हैं। सिंस देन देयर हैज़ बीन सेवरल चेंजेस इन द स्कोप ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड टारगेट्स एंड सब टारगेट एप्लीकेबल टू वेरियस ग्रुप। तो तब से लेकर के बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। जो टारगेट्स थे, जो सब टारगेट्स थे, उन सब में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2011 में एक कमेटी सेटअप की ताकि वो री एग्जामिन कर सकें जो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है और सजेस्ट करें रिवाइज्ड गाइडलाइन विद रिगार्ड टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन एंड रिलेटेड इशूज। ठीक है, तो इसी चीज़ को मतलब बहुत सारे चेंजेस को देखते हुए अगस्त 2011 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन एम वी नायर थे। इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई जिसमें कि कहा गया कि आप जो है एक बार प्रायोरिटी सेक्टर को री एग्जामिन करिए, क्लासिफिकेशन को, और उसके बाद में रिवाइज्ड गाइडलाइन को आपको सजेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर कहा गया। आगे बढ़ते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी वर एग्जामिन बेस्ड ऑन द इंटरफेस विद वेरियस स्टेक होल्डर इन द लाइट ऑफ कमेंट्स सजेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFCs, एसोसिएशन इंडस्ट्रीज, है ना, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंड IBA वगैरह से, एंड रिवाइज्ड गाइडलाइन 20 जुलाई 2012 को
इशू की गई इन सप्रेशन ऑफ अर्लियर गाइडलाइन। जो पहले की गाइडलाइन थी उसको हटाते हुए 20 जुलाई 2012 को नई गाइडलाइन लेकर आया गया। तो देखिए अगेन फिर से वही कॉमन सी बात कर रहे हैं कि जो ये MB नायर की जो कमेटी थी 2011 वाली, इसने जो भी रिकमेंडेशन दिया उस रिकमेंडेशन को जो है इस कमेटी के रिकमेंडेशन को एग्जामिन किया गया। सभी स्टेक होल्डर जो भी इसमें हिस्सेदार थे, भागीदार थे, उनसे बातें करी गई कि आप बताओ कि जो गाइडलाइंस आ रही कैसी हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सजेशन लिया गया, बैंकों से सजेशन लिया गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC से, उसके बाद IBA वगैरह सबसे सजेशन ले करके फिर जो चेंजेस वगैरह करने थे वो किए गए और फिर एक नई गाइडलाइन, फ्रेश गाइडलाइन 20 जुलाई 2012 को पब्लिश कर दी जाती है। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सब कॉमन सी बातें हो रही हैं फ्रेंड्स। ओके, विथ एन ऑब्जेक्टिव टू हार्मोनाइज वेरियस इंस्ट्रक्शन इशूड टू कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, RRB, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक, अलाइन दीज गाइडलाइन विथ इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज एंड ब्रिंग शार्पर फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, RBI डिसाइडेड टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू द प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन। ठीक है, तो आगे 2012 में भी बात जो है बढ़ी, उसके बाद में फिर फर्दर इन्होंने और जो है इसको कॉम्प्रिहेंसिवली जो है इसको रिव्यू करने की बात कही। ओके, दीज गाइडलाइंस आल्सो एम टू इनकरेज एंड सपोर्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली लेंडिंग पॉलिसीज टू हेल्प अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG को अचीव करने के लिए जो रिवाइज गाइडलाइन आई उसमें कोशिश की गई कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली लेंडिंग पर बढ़ावा दिया जाए। इसको बढ़ावा देना है ताकि जो है हम SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मैंने इस SDG के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है लॉन्च किया गया है और मेरे ख्याल से 17 जो है गोल हैं, इसमें 17 टारगेट है जिनको अचीव करना है। जैसे गरीबी को ख़त्म करना है, चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना है, वर्क प्लेस पर जो है सबको बराबर राइट्स मिलने चाहिए, इस तरीके के काफ़ी सारी बातें हैं SDG में। ओके, दिस रिव्यू आल्सो टुक इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन मेड बाय द, अब ये जो रिव्यू करवाया जा रहा था RBI के द्वारा, इसमें जो है रिकमेंडेशन वो भी ध्यान में रखी गई। कौन सी? एक कमेटी बनाई गई MSME के लिए। MSME के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन UK सिन्हा जी थे, और एक कमेटी बनाई गई थी एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए जिसके चेयरमैन श्री MK जैन थे। ठीक है, तो इनकी रिकमेंडेशन को भी ध्यान में यहाँ पर रखा गया है। ओके, तो ध्यान देंगे MSME के लिए जो कमेटी है उसके चेयरमैन UK सिन्हा हैं, और जो वर्किंग ग्रुप ऑफ रिव्यू, इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ रिव्यू एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए जो कमेटी बनी उसके MK जैन हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें टोटल 3 कमेटी की डिस्कशन होता है। पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, किसके चेयरमैनशिप में? MV नायर की चेयरमैनशिप में। इसका काम क्या था? इसका MV नायर का काम था कि ये देखें कि प्रायोरिटी सेक्टर की जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्या मतलब चेंजेस किए जा सकते हैं MV नायर कमेटी ने। ठीक है, MSME की गाइडलाइन, MSME में क्या चेंजेस किया सकते हैं उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन UK सिन्हा थे। एग्रीकल्चर क्रेडिट में क्या चेंजेस किया सकते हैं उसके चेयरमैन MK जैन है। तो कुल मिलाकर के 3 कमेटियां होती हैं। तो इन दोनों कमेटी, जो UK सिन्हा की कमेटी है और MK जैन की कमेटी है, इनकी रिकमेंडेशन को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। द प्रेजेंटेशन बिलो इज बेस्ड ऑन रिसेंट मास्टर डायरेक्शन इशूड बाई RBI फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट एजेंसी, चाहे शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, RRB हो, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वगैरह हो। तो अभी हम नीचे जो ये प्रेजेंटेशन दिया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चल करके ये हम डिफरेंट कैटेगरी जो है प्रायोरिटी सेक्टर उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गई फ्रेंड जो है। तो देखिए, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ बस कमेटी के नाम याद रख लिए, थोड़ा बहुत टारगेट वगैरह के बारे में बात ध्यान रख लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है इसमें जोर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सारी बातें वैसी हो रही हैं कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि प्रायोरिटी सेक्टर का क्या मतलब होता है कि कमर्शियल बैंकों को उन जो है क्षेत्रों में जो है लोन देना है जिनमें वो दे नहीं रहे थे, उसी को ही प्रायोरिटी सेक्टर बोला गया है। जब हरित क्रांति हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई 1960 के दशक में, तो उस समय एग्रीकल्चर के लिए लोन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, लेकिन हमारे जो कमर्शियल बैंक थे उनके पास में पर्याप्त जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी लोन देने के लिए। स्कीम नहीं अवेलेबल थी या व्यवस्थाएं नहीं अवेलेबल थी, इस वजह से नहीं दे पाते थे। इसीलिए जब नेशनलाइजेशन हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद में जितने भी कमर्शियल बैंक थे उनको जो है RBI ने कहा, स्पेशली कहा कि आपको जो क्रेडिट है उसको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और स्मॉल स्केल की, छोटे स्तर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है लोन देने में प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ प्रायोरिटी सेक्टर का। तो सबसे पहले 1968 में नेशनल क्रेडिट काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जोर दिया कि कमर्शियल बैंकों को चाहिए कि वो प्रायोरिटी सेक्टर की फाइनेंसिंग में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएँ।
और प्रायोरिटी सेक्टर में खास करके एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर ध्यान देने की बात कही गई। उसके बाद में एक कमेटी बनाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई 1971 में। उस कमेटी ने स्टडी करी जो है कि जितना भी प्रायोरिटी सेक्टर को अभी पहले लोन दिया गया है उसमें कितना दिया गया, उसके आधार पर उसने एक रिपोर्ट सबमिट की। ओके, रिपोर्ट जो सबमिट की उसी के आधार पर प्रायोरिटी सेक्टर का डिस्क्रिप्शन डिसाइड किया गया 1972 में कि प्रायोरिटी सेक्टर किसे हम बोलेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंक अपने जो बैंक जो है आरबीआई के पास में रिटर्न वगैरह फाइल करते थे उसमें जो है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस की रिपोर्टिंग का भी प्रोविजन कर दिया गया उसमें कि अब आप रिटर्न फाइल करोगे या बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें आप प्रायोरिटी सेक्टर को भी दिखाओगे। और साथ ही साथ में सर्टन गाइडलाइन इशू की गई जिसमें स्कोप की भी बात की गई कि प्रायोरिटी सेक्टर के डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनमें कौन कौन से आइटम को इंक्लूड किया जा सकता है। ओके, इनिशियल डेज में कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था प्रायोरिटी सेक्टर का, लेकिन नवंबर जो है 1974 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अगले 5 साल में यानी कि मार्च 1979 तक आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अपनी टोटल लेंडिंग का 33.33 कर देना है, 33.33 कर देना है। आगे जा कर के 1980 में मार्च 1980 में यूनियन मिनिस्टर ने सभी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंकों के सीईओ के साथ में मीटिंग करी और उसमें उन्होंने कहा कि मई 1985 तक का टाइम है, आप इसको 40% करिए। प्रायोरिटी सेक्टर आपका टोटल लोन का 40% आपको करना होगा। ओके, तो 1979 में 33.33 था और 1985 तक इसको 40% करने की बात कही गई। तो वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन के आधार पर 1985 तक 40% ऑफ एग्रीगेट बैंक का जो टोटल एडवांस है उसका 40% जो है प्रायोरिटी सेक्टर को देने की बात कही गई। साथ ही साथ में यहाँ पर सब टारगेट भी जो है छोटे टारगेट भी सेट किए गए लेंडिंग टू एग्रीकल्चर और वीकर सेक्शन के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में। तो प्रायोरिटी सेक्टर तो था ही 40% का, उसके अलावा सब टारगेट एग्रीकल्चर के लिए अलग से, वीकर सेक्शन के लिए उसमें अलग से भी बात की गई। उसके बाद में बहुत सारे चेंजेज हुए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, उसके टारगेट में, सब टारगेट में। इसी की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगस्त 2011 में एक कमेटी बनाई ताकि जो है जो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है प्रायोरिटी सेक्टर का उसको जो है रिव्यू किया जा सके, री एग्जामिन किया जा सके और रिवाइज्ड गाइडलाइन को इशू किया जा सके। और इसके चेयरमैन बनाए गए MV नायर। ठीक है, तो MV नायर जो है अगस्त 2011 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी थी उसके हेड थे। इनका काम था कि जो है प्रायोरिटी सेक्टर की रिवाइज्ड गाइडलाइन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना, मतलब एक डेटा प्रेजेंट करना। तो इस कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन थी उस रिकमेंडेशन को सभी के साथ डिस्कस किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंकों के साथ में, IBA के साथ में, और फिर एक जो है नई गाइडलाइन इशू की गई 20 जुलाई 2012 को। ओके, उसके बाद में हम आगे बढ़े और हमने देखा कि ये जो गाइडलाइन, रिवाइज्ड गाइडलाइन आती हैं, इनका उद्देश्य है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDG गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उसको अचीव कर सकें। इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली लैंडिंग को भी यहाँ पर जोर दिया गया है। जब ये जो रिव्यू किया गया जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी के द्वारा, उसमें जो है UK सिन्हा की जो कमेटी थी जो कि MSME के लिए थी, और MK जैन की जो है कमेटी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट पर थी, उनकी जो रिकमेंडेशन था उसको भी जो यहाँ पर ध्यान रखा गया है। उसके बाद में अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। कहने का मतलब ये है कि हर एक क्षेत्र में हम लोन देते हैं। एग्रीकल्चर को भी लोन देंगे, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर पार्ट होगा। MSME को लोन देंगे, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर पार्ट होगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब जब कोई चीज़ हमारे देश से एक्सपोर्ट होकर दूसरे देश में जाती है उसके लिए जो लोन दिया जाता है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर पार्ट होगा। एजुकेशन, बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए लोन, आप घर बनवाना चाहते हैं उसके लिए जो लोन दिया जाता है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर पार्ट होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पानी की सीवर लाइन बिछानी है, आपको स्कूल बनवाने हैं, आपको हॉस्पिटल बनवाने हैं, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जैसे सोलर एनर्जी हो गई या बायोफ्यूल वगैरह हो गए, ऐसी एनर्जी जिसे रिन्यू किया जा सके। तो इन सभी और इसके अलावा कुछ और भी सेक्टर हैं जहाँ पर कि हम प्रायोरिटी सेक्टर में लोन दे सकते हैं। तो ये इतनी सारी कैटेगरीज हैं प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में। ठीक है, तो ये हम एक एक पर डिस्कशन करेंगे, हर एक पर डिस्कशन होगा, तो नॉट टू वरी। जितनी भी ये 8 कैटेगरी हैं इन सभी पर बात करेंगे। आगे जो है जो भी आगे अभी हम आगे देखेंगे कि हर एक बैंक को एक टारगेट मिला होता है। वो जो टारगेट होता है फ्रेंड्स वो ANBC या CEOBE से लिंक होता है। टारगेट्स आर लिंक्ड विथ ANBC और CEOBE व्हिच एवर इज हायर। हर जगह देखिए, जब भी मैं आपको टारगेट की बात करूंगा तो मैं आपको बोलूँगा कि 10% ऑफ ANBC और
CEOBE व्हिच एवर इज हायर, हमेशा यही रहेगा। तो ANBC क्या होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है। CEOBE क्या होता है, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है। ओके, तो ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है, CEOBE होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ओके, तो जहाँ पर भी टारगेट होंगे वो ANBC CEOBE से रिलेटेड होंगे। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट यू वरी। जैसे यहाँ पर देखिए टारगेट की बात की जाए, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है 40%, लेकिन यहाँ पर 40% भले ही मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर लिखा जाएगा 40% ANBC और CEOBE व्हिच एवर इज हायर। मतलब चाहे ANBC का 40% हो, चाहे CEOBE का 40% हो, या उन दोनों में से जो भी हायर होगा उसी का 40% यहाँ पर लिया जाना है। ये बात हर जगह लिखी जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। जैसे एग्रीकल्चर का टारगेट कितना है 18% ऑफ ANBC और CEOBE व्हिच एवर इज हायर। ये बात हर जगह लिखी जानी चाहिए। ओके, लेकिन मैंने लिखा नहीं, इसलिए मैंने आपको ये शुरू में ही बता दिया कि जितने भी आपके टारगेट हैं फ्रेंड्स वो ANBC या CEOBE में से जो भी हायर है उससे रिलेटेड होते हैं। ANBC मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है, CEOBE होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ओके, अब यहाँ पर हम प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट और सब टारगेट की बात करेंगे पहले, फिर डिफरेंट कैटेगरी जो हमने 8 कैटेगरी आपको बताई थी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अब यहाँ पर हम टारगेट और सब टारगेट की प्रायोरिटी सेक्टर में बात करेंगे। तो अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग टारगेट होता है। जैसे जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं हमारे इंडिया में, या जो फॉरेन बैंक है जिनकी 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनके लिए ये टारगेट है जो यहाँ नीचे डिस्कस किया गया है। इसमें RRB स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की बात नहीं हो रही है। इवन अगर कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से कम ब्रांचें हैं, लेस देन 20 ब्रांचेज हैं, तो उनके लिए भी ये टारगेट नहीं है। तो ये टारगेट है सभी कमर्शियल बैंक के, यानी जो हमारा SBI है, PNB है, इन सभी बैंकों के लिए, और फॉरेन बैंक जिनकी 20 या 20 से मोर ब्रांचेज हैं उनके लिए ये टारगेट है। देखिए इनका टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना होता है 40%। ठीक है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है 40%। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर का टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है, तो आपका 40% होगा। वहाँ पर एग्जाम में ये भी लिखा रहेगा 40% ऑफ ANBC और CEOBE ब्रैकेट में व्हिच एवर इज हायर। ओके, ऐसे लिखा होगा। तो ध्यान रखेंगे 40%, 30%, 20% जो भी लिखा होगा तो आप आंसर करोगे 40% ऑफ ANBC और CEOBE व्हिच एवर इज हायर। मैंने आपको ANBC और इसके बारे में डिटेल में बता ही दिया है कि ANBC का मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है, CEOBE होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ओके, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का जो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट होता है 40% होता है। एग्रीकल्चर के लिए कितना टारगेट होता है 18%। यहाँ पर एक हैश लगा हुआ है, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। एग्रीकल्चर के लिए हमारा कितना टारगेट है 18%। माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए कितना है 7.5%, 7.5%। एडवांस टू वीकर सेक्शन 12% है, लेकिन हमें टेबल 1 रेफर करनी होगी। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए 10% है, लेकिन हमें इसके लिए टेबल 2 रेफर करनी पड़ेगी। ओके, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि टेबल 1, 2 में क्या है, नॉट टू वरी, बस देखते चलिए। तो जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है वो 2 टारगेट हैं। पहला टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है 40%, माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए है 7.5%। एग्रीकल्चर के लिए 18% का टारगेट तो है, लेकिन उसमें से आउट ऑफ विच अ टारगेट ऑफ 10% इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये जो 18% है इसमें से 10% जो है मतलब टोटल 18% एग्रीकल्चर को देना है, लेकिन उसमें से 10% आपको देना पड़ेगा किसको, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। अब सवाल ये होगा कि मार्जिनल फार्मर कौन होता है, स्मॉल फार्मर कौन होता है। तो ऐसे किसान जिनके पास अप टू 1 हेक्टेयर लैंड हो, अप टू 1 हेक्टेयर, या उसी को अगर एकड़ में कहा जाए तो 2.5 एकड़। ठीक है, ऐसे किसान जिनके पास अप टू 1 हेक्टेयर लैंड है या 2.5 एकड़ ज़मीन है, उन्हें हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर याद रखिए, 2 रखेंगे तो कन्फ्यूज जाएंगे। ऐसे किसान जिनके पास अप टू 1 हेक्टेयर जो है ज़मीन है उन्हें मार्जिनल फार्मर कहेंगे। और जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है लेकिन अप टू 2 हेक्टेयर है उन्हें हम स्मॉल फार्मर कहते हैं। ओके, मार्जिनल फार्मर कौन होगा, जिसके पास में अप टू 1 हेक्टेयर लैंड है
और स्मॉल फार्मर कौन होगा? जिसके पास में एक से ज़्यादा हेक्टेयर है लेकिन अप टू 2 हेक्टेयर ही है। ओके, अप टू 2 हेक्टेयर अगर लैंड है तो उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? और 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ के होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है, ये भी दिमाग में रख लीजिए। कई बार कन्फ्यूजन करने के लिए क्या करेंगे, आपको स्मॉल फार्मर की एकड़ में अगर दे देंगे तो ऐसे लोगों के पास में 5 एकड़ तक ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि अप टू 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ तक ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये एग्रीकल्चर का हमारा 18% का टारगेट है, लेकिन उस 18% में से 10% हमें जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए रिजर्व करके रखना होता है। फिर हमने आपको बताया कि एडवांसेज टू वीकर सेक्शन 12% है, लेकिन टेबल 1 देखेंगे तो आइए देख लेते हैं। एडवांसेज टू वीकर सेक्शन की डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, एडवांसेज टू वीकर सेक्शन टेबल 1 रेफर करना है। देखते हैं टेबल 1। तो वीकर सेक्शन के लिए जो टारगेट है और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए टारगेट है फ्रेंड्स, वो फाइनेंशियल ईयर वाइज डिसाइड हुआ है। देखिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए भी और वीकर सेक्शन के लिए भी। तो देखिए, वीकर सेक्शन को फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए 10% का टारगेट था। यानी अगर मैं यहाँ आऊँ, आपसे मैंने अभी बताया था कि वीकर सेक्शन का टारगेट एडवांस टू वीकर सेक्शन 12% है, पर ये सही नहीं है। 12% नहीं होगा। एडवांस टू वीकर सेक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज देना होगा। अगर ऐसे जर्नली आपसे पूछता है कि एडवांस टू फाइनेंशियल मतलब वीकर सेक्शन कितना है, तो आप 12% लगा दीजिए। लेकिन अगर पूछता है कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कितना था, तो ये रहेगा 11%। ओके, तो 2020-21 में 10% था, फिर उसके बाद में ये 1% बढ़ता है और 21 और 22 में 11% हो जाता है, फिर ये 0.5% बढ़ता है और 22 और 23 में 11.5% हो जाता है, फिर 0.5% बढ़ता है और ये 2023-24 तक 12% का टारगेट अचीव करना है। मेरी बात समझे? तो मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको 2023-24 में आपको 12% का टारगेट वीकर सेक्शन के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए अचीव कर लेना है। लेकिन अभी जैसे कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 31 मार्च 2023, ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा ना। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का चल रहा है। तो अभी ये फाइनेंशियल ईयर में करंट टाइम पे बैंकों के पास वीकर सेक्शन का टारगेट 11.5% का है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे याद रखिए, 2020 और 21 से शुरू होता है, 2020 और 21 से शुरू होता है, 10% से शुरू होता है। ओके, 2020-21 तो ऑब्वियसली 21-22 कर दीजिए, 22-23 कर दीजिए, 23-24 कर दीजिए। ये मैंने लिख दिया। मैंने आपको बताया यहाँ 1% इंक्रीज होगा, तो 1% इंक्रीज करके 11% कर दिया, फिर 0.5% इंक्रीज होगा तो 11.5% कर दिया मैंने, और फिर 0.5% फिर इंक्रीज होगा तो 12% हो जाएगा। ये टेबल आप ऐसे याद रख सकते हैं। 2020-21 से शुरू होगा 10%, एक बढ़ेगा 11%, 0.5 बढ़ेगा 11.5% और 1.5 फिर बढ़ेगा तो 12% हो जाएगा। इसी तरीके से आपका उसका चलता है, क्या नाम है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का बिल्कुल इसी शेप में चलता है। बस ये वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ 8% हो जाएगा, तो 8% से 1% बढ़ करके 9% हो जाएगा, और 0.5 बढ़ के 9.5 हो जाएगा, और फिर 0.5 बढ़ के 10% हो जाएगा। एकदम सेम इसी पैटर्न पर ही चलता है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए जो टारगेट है वो 10% का है। देखिए, मैंने आपको ये बताया था, अगर याद हो, कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 10% का टारगेट है। ये भी बताया था यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर का टोटल टारगेट है 18% का, उसमें से 10% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो 10% है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी फाइनेंशियल ईयर वाइज डिसाइड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर वाइज ही है। 2021 में 8% का टारगेट था, तो 21-22 में 1% बढ़ाइए 9% कर लीजिए, 22-23 में 0.5 बढ़ाइए 9.5% कर लीजिए, 23-24 में अगेन 0.5 बढ़ाइए और 10% आप कर लीजिए। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के टारगेट्स आपके, जिससे हमने टेबल 2 कहा है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके हिसाब से ये है 9.5% अचीव करना है बैंकों को स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ये टेबल हम बार बार रेफ़र करेंगे, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जगहों पर ये टेबल ही रेफ़र करनी होगी, तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको ध्यान रखें। ओके, अब देखिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए है, और जो हमने वीकर सेक्शन के लिए देखा था, यहाँ 10% से शुरुआत करिए, ईयर सेम रहेगा 10%, अगला 1% बढ़ करके 11%, अगला जो है 11.5%, अगला 12%, है ना। ये हो गया 10%, 11%, 11.5 एंड 12%। अब फाइनेंशियल ईयर अगर आप ध्यान रख सकते हैं 2021 से शुरू है, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट। किसके लिए हमने बात की डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और जो है फॉरेन बैंक, जिनकी 20 या 20 से मोर ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर हमने देखा
कि चाहे कमर्शियल बैंक हो, चाहे ऐसा फॉरेन बैंक जिसकी 20 या 20 से मोर ब्रांचेज हो, उनके लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% है। लिखा कैसे जाएगा? 40% ऑफ ANBC RCEOBE ब्रैकेट में व्हिच एवर इज हायर, ऐसे हर जगह लिखा होता है। ओके, तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% है, एग्रीकल्चर का 18% है, जिसमें से 10% हमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को देना है, माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 7.5% है, एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए 12% है, लेकिन टेबल 1 को रेफर करना पड़ेगा। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 10% है, लेकिन टेबल 2 को रेफर करना पड़ेगा। अब हम टेबल 1 और टेबल 2 में नहीं जाएंगे, मैं यही आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर हम एडवांस टू पहली बात तो वहाँ पर याद होगा आपको, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से शुरू होगा, 21-22 आ जाएगा, 22-23 आ जाएगा, 23-24 आ जाएगा। उसके बाद पहले मैं बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लें? इसकी एडवांस टू वीकर सेक्शन की। देखिए, ऐसे ध्यान रखिए, अगर आपको 12% याद है तो 12% यहाँ याद रख लीजिए, उससे 0.5 कम कर दीजिए, 11.5 कर लीजिए, उससे 0.5 कर लीजिए 11%, और उससे 1% कम लीजिए 10%। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, जैसे भी आप याद रखो। 10%, उससे 1 ज़्यादा 11%, उससे 0.5 ज़्यादा 11.5%, उससे 0.5 ज़्यादा 12%। या फिर जो है आप ऐसा कर सकते हो, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए कितना है? 8%, अगेन 1% बढ़ेगा 9%, अगेन 1% बढ़े 0.5% बढ़ेगा 9.5, एंड देन 10%। ओके, तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है 2023-24 के लिए वीकर सेक्शन का टारगेट क्या है, 2023-24 के लिए वीकर सेक्शन का टारगेट क्या है? इट इज़ 12%। अगर आपसे पूछा जाए 2021-22 के लिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का टारगेट क्या है, तो इट इज़ 9%। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आंसर अगर जो है मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया है तो दिस कैन बी योर आंसर, नो इश्यूज। ओके, लेकिन कोशिश यही रखेंगे, ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे वो लोग, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर में बता ही दिया था कि 10% का टारगेट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए रखना होगा, जिसमें मैंने आपको मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होता है जिसके पास अप टू 1 हेक्टेयर ज़मीन होती है। कितनी ज़मीन? अप टू 1 हेक्टेयर। और स्मॉल फार्मर वो होता है जिसके पास में 1 से ज़्यादा हेक्टेयर लेकिन अप टू 2 हेक्टेयर ज़मीन होती है, लैंड होती है, उसे ही हम स्मॉल फार्मर कह देते हैं। वीकर सेक्शन के टारगेट में मैंने आपको बताया 2021-22 से शुरू करेंगे, 20 और 21 से शुरू करेंगे, 21-22, 22-23, 23-24, और यहाँ पर 10% का है, 1% और बढ़ाया तो 11% आ गया, 0.5 बढ़ाया 11.5%, यानी 11.5, और 0.5% बढ़ाया जो 12%। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो उसका भी लिख सकते हो। ये वीकर सेक्शन का है, हम चाहें तो किसके लिए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए लिखना चाहें तो बस यहाँ 8% लिखिए, यहाँ 1% बढ़ाइए 9% लिख दीजिए, यहाँ 0.5% बढ़ाइए 9.5% कर दीजिए, वो अगेन 0.5% बढ़ाइए 10% कर सकते हैं। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचें हैं, मैंने आपको बताया था जो ऊपर के टारगेट थे वो आपके किसके थे? शेड्यूल कमर्शियल बैंक के थे। एंड फॉरेन बैंक जिनकी 20+ ब्रांचें थी उनके लिए टारगेट मैंने अभी ये ऊपर आपको डिस्कस कर दिया है। अब कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से कम ब्रांचेज हैं तो उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर का क्या टारगेट होगा? तो ध्यान रखेंगे, फॉरेन बैंक के लिए कोई फर्दर सब टारगेट वगैरह नहीं होता है, सिर्फ एक टारगेट है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट, जो कि 40% अचीव करना होता है। ओके, तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट अचीव करना होता है, कोई सब टारगेट यानी कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए नहीं, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए कोई अलग से टारगेट नहीं दिया गया होता है। आपको बस एक ही काम करना है कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट आप 40% कंप्लीट कर लीजिए, बस, और कोई सब टारगेट नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए 18% वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पर इनके ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात कही गई है कि ये जो 40% का आप टारगेट पूरा कर रहे हो उसमें आउट ऑफ विच अप टू 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू एक्सपोर्ट एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। अब यहाँ क्या है कि चूंकि ये फॉरेन बैंक है, विदेशी बैंक है, तो ये क्या करेगा? विदेशी कारोबार में ज़्यादा मतलब जो है इन्वॉल्व होगा, तो ये क्या करेगा? एक्सपोर्ट क्रेडिट के लोन ज़्यादा बांटेगा। समझिए आप इस बात को, है ना। जो हमारे देश से कोई सामान एक्सपोर्ट होकर जा रहा है उसमें मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर वगैरह में पेमेंट वगैरह होनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो उस केस में क्या है, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट पर ज़्यादा फोकस करेगा। तो वहाँ पर रोक लगाई गई कि ज़्यादा से ज़्यादा 32% आप एक्सपोर्ट क्रेडिट में दे सकते हो, और बाकी का 8% अदर जो सेक्टर हैं, जो मैंने आपको 8 सेक्टर बताए थे, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, MSME, इनको देना ही देना होगा।
मेरी बात क्लियर हो गई। तो फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचें हैं उनको 40% जो है टोटल टारगेट पूरा करना होता है, कोई सब टारगेट नहीं होते हैं इनके। लेकिन इस 40% में से 32% जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए दिया जा सकता है, बाकी का 8% किसी न किसी अदर सेक्टर, एजुकेशन लोन में या एग्रीकल्चर लोन में, जो भी प्रायोरिटी या एमएसएमई के लिए जो भी प्रायोरिटी सेक्टर के जो कैटेगरीज हैं उनमें आपको देना पड़ेगा। ओके, एकदम क्विक रिव्यू करवाऊंगा ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए। हम बात कर रहे हैं किसकी? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, और ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी 20 या 20 से अधिक ब्रांचें। ध्यान रखेंगे 20 या 20 से अधिक ब्रांचों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनका टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% होता है, एग्रीकल्चर का 18% होता है, माइक्रो एंटरप्राइजेज का 7.5% होता है। एडवांस टू वीकर सेक्शन और स्मॉल मार्जिनल फार्मर के केस में यहाँ पर एक टेबल बनी हुई होती है जिसमें हम डाटा शुरू करते हैं 20 से 21 का, फिर 21 से 22 का, फिर 22 से 23 का, फिर 23 से 24 का। और यहाँ पर वीकर सेक्शन के लिए हम स्टार्ट करेंगे 10% से, 1% जोड़ेंगे तो 11% आएगा, 0.5 अगेन जोड़ेंगे तो 11.5 आ जाएगा, और फिर 0.5 जोड़ेंगे तो 12% आ जाएगा। इसी तरीके से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के केस में भी यहाँ पर भी 20 से 21, 21 से 22, 22 टू 23, 23 टू 24 चलते हैं। यहाँ पर 8% से 8% से शुरू करेंगे, 1% जोड़ेंगे 9%, अगेन 0.5 जोड़ेंगे 9.5, और 0.5 जोड़ेंगे तो 10% हो जाता है। कुल मिलाकर के स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का हमारा ये टारगेट होता है। इसमें से जो एग्रीकल्चर का 18% है उसमें से 10% हमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। टेबल मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। अगर कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से कम ब्रांचें हैं तो उनको बस एक ही टारगेट दिया होता है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर का 40% का टारगेट अचीव करना है, कोई फर्दर सब टारगेट आपके लिए नहीं होते हैं। लेकिन इस 40% में से सारा का सारा पैसा आप जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट पर नहीं वेस्ट कर सकते, केवल 32% तक ही एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए लोन दे सकते हैं, बाकी का 8% आपको किसी न किसी और सेक्टर में मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा। देयर आर नो सब टारगेट्स। ओके, तो ये हमने बात कर ली फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचें हैं। आगे बढ़ते हैं, आरआरबीज की बात करेंगे। रीजनल रूरल बैंक के लिए क्या टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर का? अब देखिए ये ग्रामीण आरआरबी है, ग्रामीण बैंक है, और हम प्रायोरिटी सेक्टर जो है ग्रामीण एरिया के लिए ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके टारगेट हाई होंगे, इनके टारगेट हाई होंगे। देखिए तो इनको टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना मिलता है? 75% का। ओके, ध्यान रखेंगे कितना? 75% का। जो पीएनबी वगैरह हैं इनको कितना मिलता है? 40% का। लेकिन इनको आरआरबीज को कितना मिलता है? 75% का। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एग्रीकल्चर का सेम है, 18% का है, जिसमें से 10% आपको जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए रखना पड़ेगा। माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए सेम है, 7.5%, चाहे वो पीएनबी हो और चाहे वो जो है आरआरबी हो, दोनों के लिए सेम है आरआरबी के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी पीएनबी एंड आरआरबी के लिए दोनों टारगेट सेम है, ठीक है। ध्यान, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो अच्छा रहेगा। पीएनबी के लिए 40% है, जबकि आरआरबीज के लिए 45% है। एग्रीकल्चर सेम है, माइक्रो एंटरप्राइजेज सेम है, लेकिन एडवांस टू वीकर सेक्शन ये फिक्स है, ये अलग है। याद कीजिए, वीकर सेक्शन के लिए हम एक टेबल रेफर किया करते हैं, जिसे हमने टेबल 1 कहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 15% है। एडवांस टू वीकर सेक्शन आरआरबी के केस में 15% है, जो कि फिक्स है, ये नहीं बदला जा सकता है। जबकि अगर आपको याद हो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के केस में हम एक टेबल बनाया करते थे जिसमें हमने 10% से लेकर के 12% तक का टारगेट रखा था। 10%, 11%, 11.5% एंड 12%, राइट। फाइनेंशियल ईयर वाइज हमने ये फिक्स रखा था। लेकिन अगर आरआरबीज की बात होगी तो सिर्फ 15% रहेगा, फिक्स इसीलिए ले दिया ताकि आप याद रख सको कि एडवांस टू वीकर सेक्शन आरआरबी के केस में बदलता नहीं है, फिक्स है 15%। ओके, उसके बाद में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए टेबल 2, जैसा टेबल 2 हमने रेफर करी थी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए, जो हमने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए कहा था, वही यहाँ पर भी लागू होगा। यानी 20 से 21, 21 टू 22, 22 टू 23, 23 टू 24। अगेन वही कितने से शुरू होगा? स्मॉल मार्जिनल 8%, 9%, 9.5 एंड 10%। ओके, ये यहाँ पर भी आरआरबीज के लिए लागू होता है। ओके, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है? 75%। इसमें भी स्टार लगा, अभी हम समझ लेंगे उसका मतलब, लेकिन 75% है। एग्रीकल्चर के लिए 18% है, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5% है, वीकर सेक्शन के लिए फिक्स है 15% का, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए टेबल 2 रेफर किया जाना चाहिए। टेबल 2 मैं अब तक आपको कई बार लिख चुका हूँ, मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में बैठी होगी, मैं फर्दर नहीं बता रहा, ठीक है। अब अगर इसी जगह पर मैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या ऐसे फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं उनकी हम बात कर लें तो ये 40% रहेगा।
एग्रीकल्चर यहाँ पर भी 18% रहेगा, माइक्रो एंटरप्राइजेज का 7.5% यहाँ पर भी रहेगा। और इसके लिए जो है हमें टेबल 1 और इसके लिए हमें टेबल 2 रेफर करनी पड़ेगी, ठीक है। एक रिलेटिव स्टडी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब कुल मिलाकर के आरआरबीज के लिए प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 75% है। वीकर सेक्शन के लिए कितना है, 15% फिक्स है। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए कितना है, 7.5% है। एग्रीकल्चर के लिए 18% है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए वही टेबल रेफर करनी होती है। अब ये जो आपको 75% का टारगेट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हमने कहा कि आरआरबीज को 75% जो है प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। यानी कि 100 रुपये अगर लोन दिया जाएगा तो उसमें 75 रुपये जो है आपको प्रायोरिटी सेक्टर को ही बांटना पड़ेगा। बाकी के 25 रुपीज़ आप कहीं भी बांट सकते हैं, लेकिन 75 रुपये आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। लेकिन इस 75 रुपये में यानी 75% में भी गाइडलाइन है। लेंडिंग टू मीडियम इंटरप्राइजेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी शैल बी रिकॉर्ड ओनली अप टू 15% ऑफ ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ANBC का 15%। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो कोई आरआरबी है, वो खूब जो है मीडियम इंटरप्राइजेज को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को और रिन्यूएबल एनर्जी को खूब सारा लोन बांट देता है। मान लो उसने 3000 करोड़ रुपए बांट दिए, ठीक है। लेकिन केवल जो है ANBC का 15% ही इसमें से जोड़ा जाएगा। मान लीजिए 15%, ANBC का 15% अगर 200 करोड़ रुपए है, मैं मान लेता हूँ किसी बैंक के ANBC का 15% 200 करोड़ रुपए है, तो इस 3000 करोड़ रुपए में से मात्र 200 करोड़ रुपए प्रायोरिटी सेक्टर में गिना जाएगा, बाकी सब वेस्टेज हो जाएगा। वेस्टेज नहीं हो जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं होगा। बाकी लोन तो है ही भाई, मतलब लोगों को फ़ायदा तो हो ही रहा है, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर में बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। मेरी बात आप समझे, क्लियर हो गई ना। लिमिटेशन लगा दी गई कि ऐसा नहीं कि आप मीडियम इंटरप्राइजेज को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिन्यूएबल एनर्जी को खूब सारा पैसा बांट दो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारे लोन जो है बड़े मात्रा, मतलब बड़े टिकट के होते हैं। मीडियम इंटरप्राइजेज को भी आप ठीक ठाक 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लोन दोगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी को स्कूल बनवाना है, किसी को हॉस्पिटल बनवाना है, छोटा लोन नहीं दोगे। रिन्यूएबल एनर्जी में भी आप देखोगे कि 10-10 करोड़ तक के लोन बांटे जाते हैं, ओके। तो ऐसे केस में बड़े टिकट साइज को यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई कि ये सारा लोन आप 15% से ज़्यादा बांट नहीं सकते हैं। 10% ऑफ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 10% टारगेट रखेंगे, ये मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर के केस में। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स जो है। उसके बाद में स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए जो टारगेट टेबल नंबर 2 है वो मैंने फिर से आपको प्रेजेंट कर दी है। तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है आपका आरआरबी का पूरा किस्सा। तो आरआरबीज में टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 75% है, लेकिन उसमें से केवल 15% ही, 75% में से 15% जो है ANBC का 15% किसको दे सकते हैं आप, मीडियम इंटरप्राइजेज को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और एक और कैटेगरी थी, मीडियम इंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक और चीज़ थी रिन्यूएबल एनर्जी को, ठीक है। रिन्यूएबल यानी कि चाहे इतना लोन बांट दीजिए, लेकिन मैक्सिमम 15% तक ही मीडियम इंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी को दिया जा सकता है, जिसे हम रिकॉर्ड करेंगे, जोड़ेंगे, ओके। उसके बाद में एग्रीकल्चर के लिए टारगेट कितना है, 18% का, जिसमें से 10% आपको फिक्स करना होगा किसके लिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए। माइक्रो इंटरप्राइज के लिए 7.5% का है। बीकर सेक्शन के लिए फिक्स मात्रा में 15% फिक्स कर दिया गया है, ये वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं होता है, 15% ही है, ओके। स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए टेबल नंबर 2 ही रहेगी, ओके। तो ये भी हमने पूरी कहानी समझ ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, SFB है, तो उस केस में टारगेट क्या है प्रायोरिटी सेक्टर का, ओके। तो यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB जो है, उसका टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 75% है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 75% का टारगेट इनको अचीव करना होता है। एग्रीकल्चर के लिए अगेन 18% का होता है। हैज़ का मतलब वही है कि इसमें से 10% आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए रखना पड़ेगा। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए सेम है, 7.5%। ये सभी जगहों पर सेम है, आपने नोटिस किया होगा कि माइक्रो एंटरप्राइज 7.5 ही है। वीकर सेक्शन के लिए टेबल 1 रेफर करनी है, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए टेबल 2 हमें रेफर करनी होगी। टेबल 1 और टेबल 2 अब आपको बखूबी पता है, तो इसलिए और आगे डिस्कशन नहीं करेंगे। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए, 75%। एग्रीकल्चर के लिए कितना है, 18%। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए कितना है, 7.5%। वीकर सेक्शन के लिए कितना है, फाइनेंशियल ईयर वाइज डिसाइड होता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए कितना है, ये भी फाइनेंशियल ईयर वाइज ही डिसाइड होता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की हम बात करेंगे, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें, तो इनका जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है 40% है। कितना है, 40% है। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए इनके पास 7.5% का है। वीकर सेक्शन के लिए टेबल 1 रेफर करने की ज़रूरत है, ओके। तो देखिए प्रायोरिटी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% है। यहाँ एग्रीकल्चर वगैरह के लिए नहीं है, सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 7.5% है। एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए है टेबल 1 के हिसाब से। टेबल 1 आपको पता ही है कि 2020, 21, 21, 22, 22, 23,
23, 24। हम यहाँ वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो 10% से स्टार्ट करिए, 11% कर दीजिए, एक बढ़ा करके 0.5 बढ़ा करके 11.5 और 0.5 बढ़ा करके 12% आप कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका एडवांस टू वीकर सेक्शन 12% का। ओके, अब इसके बाद में जो ये टारगेट दिया गया है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अभी 40% का है, लेकिन यहाँ पर स्टार लगा है, ये बताता है which shall stand increase to 75% with effect from 31 मार्च 2024 इन फॉलोइंग मैनर। यानी कि अभी तो 40% का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है, किसको? प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, लेकिन 31 मार्च 2024 तक ये 75% हो जाएगा, जो कि एक क्रम में होगा, अचानक से नहीं होगा। तो उसी के लिए टाइमलाइन दे रखी है कि अभी कितना है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव के लिए 40% था, लेकिन 31 मार्च 2020 तक 40%, 31 मार्च 2021 तक 45%, 45%, 31 मार्च 2022 तक 50%, 31 मार्च 2023 तक 60% एंड 31 मार्च 2024 तक 31 मार्च 2024 तक 75% कर देना है हमें इस टारगेट को। समझ गए आप इस समय? तो अभी अगर हम बात करें तो जो 31 मार्च 2023 आने वाला है अगले महीने, उसमें जो टारगेट है 60% का टारगेट है। किसके लिए? किसके लिए 60%? प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है। ठीक है मेरी बात? तो ये ध्यान रख करके चलिएगा, टेबल के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, तो देखिए प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव के लिए अगर टारगेट की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर वाइज है। ओके, एक टेबल में देखेंगे, उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे। उसके बाद में माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% है। वीकर सेक्शन के लिए अगेन वही टेबल 1 रेफर करनी है जो मैंने आपको यहाँ बताई हुई है। और ये जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, वो अभी तो 40% है, लेकिन उसको सिक्वेंसली बढ़ा करके 75% कर देना है। कब तक? 31 मार्च 2024 तक। कैसे करेंगे? पहले 2020, 21, 22, 23, 24 ये सभी 31 मार्च को आप मान लीजिए। ठीक है, सारी 31 मार्च को 40%, अगले साल 45%, नेक्स्ट ईयर 50%, नेक्स्ट ईयर 60% एंड नेक्स्ट ईयर 75%। तो 40, 5 जोड़ा 45, 5 और ऐड किया 50, 10 जोड़ा तो 60, यानी 10 ऐड किया तो 60 और 15 ऐड किया तो 75। ये है, इस तरीके से ये चलेगा, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अभी जो करंट टाइम पे अगर हम बात करें प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, तो करंट टाइम पे प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट इसके पास में 60% का है 31 मार्च 2023 में, और 31 मार्च 2024 को ये टारगेट 75% का शेप ले लेगा। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। वीकर सेक्शन के लिए टारगेट वही है, टेबल 1 के अकॉर्डिंग ही चलेगा इनका। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी बात और करेंगे और ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होगा। ऑल डोमेस्टिक बैंक अदर देन UCVs एंड फॉरेन बैंक विथ मोर देन 20 ब्रांचेज टू इंश्योर दैट ओवरऑल लेंडिंग टू नॉन कारपोरेट फार्मर्स does not fall below the system wide average of the last 3-year achievement which will be separately notified every year। तो जितने भी डोमेस्टिक बैंक हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ करके, या कोई जितने भी फॉरेन बैंक हैं जिनकी 20 से प्लस ब्रांचेज हैं, उनको इंश्योर करना है कि नॉन कारपोरेट बारोअर्स जो होते हैं हमारे, यानी कि ऐसे साधारण किसान, कारपोरेट फार्मर का मतलब जो बाकायदा जो है सोसाइटी वगैरह बना करके अच्छे लेवल की खेती करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉन कारपोरेट फार्मर्स की बात हो रही है। तो उनको जो लेंडिंग की जाएगी, उनको जो लोन दिया जाएगा, वो पिछले साल का जो 3 साल का अचीवमेंट है, पिछले 3 साल का अचीवमेंट मान लीजिए 100 प्लस 200 और प्लस 300 है, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका एवरेज ले लीजिए पिछले 3 साल का, तो ये हो जाएगा 200। ओके, 300 और 2 500 600, हाँ 200। तो इसका मतलब जो है ये 200 से कम नहीं होना चाहिए। इनका यही मतलब है कि पिछले 3 साल का जो भी अचीवमेंट है उसका जो एवरेज आए, सिस्टम वाइड एवरेज मतलब पूरे देश का जो एवरेज आना चाहिए, उससे कम लेंडिंग आपको नहीं करनी है नॉन कारपोरेट फार्मर्स को। और ये हर साल बताया जाएगा कि कितना है, तो उसी के हिसाब से एप्लीकेबल टारगेट फॉर लेंडिंग फॉर नॉन कारपोरेट फार्मर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-22-23 विल बी 13.78 ऑफ ANBC एंड COBE विच एवर इज हायर। ओके, तो इन्फॉर्मेशन दी गई, हर साल ये RBI इन्फॉर्म करेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए नॉन कारपोरेट फार्मर्स को 13.78% देना होगा। यानी कि जो भी आप प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग चाहे जो भी बैंक करेगा, उसमें से नॉन कारपोरेट फार्मर को उसे 13.78% लोन देना ही होगा। किसका? ANBC या COBE विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा हो उसका 13.78 देना
होगा। मेरी बात आपको समझ में आई है? लास्ट वाली बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम प्रायोरिटी सेक्टर का लोन दे रहे हैं, अब प्रायोरिटी सेक्टर में हम देंगे नॉन कारपोरेट किसानों को और कारपोरेट फार्मर्स को। ओके, तो जो नॉन कारपोरेट फार्मर्स हैं, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में इनको 13.78 हर एक बैंक को देना पड़ेगा। कम से कम 13.78% नॉन कारपोरेट फार्मर्स को लोन जाना चाहिए। ये है मतलब एक तरीके का और टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है। तो हमने बात कर ली यहाँ पर मेरे ख्याल से स्मॉल फाइनेंस बैंक से। स्मॉल फाइनेंस बैंक या SFB की अगर बात करें तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 75% है, एग्रीकल्चर के लिए अगेन 18% है, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5% है, एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए टेबल 1 और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए टेबल 2। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास अप टू 1 हेक्टेयर ज़मीन होती है और स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन अप टू 2 हेक्टेयर ज़मीन होती है। ओके, उसके बाद में प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें तो इनका प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट फाइनेंशियल ईयर वाइज है। ओके, ये है 40, 45, उसके बाद में 50, देन 60 एंड देन 75, इस क्रम में ये चल रहा है। और ये मेरे ख्याल से 31 मार्च 2020 से शुरू हुआ है। तो ये 31 मार्च 2020 को है, ये 2021 को है 45%, 2022 को है 50%, 31 मार्च 2023 को है 60% और 31 मार्च 2024 को है 75%। ठीक है, तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है वो एज पर 31 मार्च के हिसाब से चल रहा है। इसमें माइक्रो इंटरप्राइज के लिए 7.5% है, एडवांस टू वीकर सेक्शन। ध्यान रखेंगे इनके लिए किसानों के लिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर या एग्रीकल्चर का कोई टारगेट नहीं है, एग्रीकल्चर का कोई टारगेट नहीं है, 18% वाला कोई जिक्र नहीं है। ओके, केवल वीकर सेक्शन को इनको लोन देना होता है 12% टेबल 1 के हिसाब से। ये जो 40% अभी प्रायोरिटी सेक्टर का दिखाया जा रहा है ये गलत है, इसको धीरे धीरे 31 मार्च 2024 तक फॉलोइंग मैनर में 75% करना है। ये मैंने आपको बताया। 2020 में 40, 5% बढ़ाया तो 45, फिर 5% बढ़ाया तो 50, 10% इंक्रीज किया तो 60 एंड देन 15% इंक्रीज किया तो 75। 31 मार्च 2024 तक ये हमें 75 कर लेना है। वीकर सेक्शन के लिए टेबल 1 रेफर करनी होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो नॉन कारपोरेट का किसान हैं उनको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सभी बैंकों को 13.78% अपने ANBC COB का देना होगा, 13.78%। ठीक है, और ये किसके लिए है? डोमेस्टिक बैंक के लिए UCB को छोड़ दीजिए और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से प्लस ब्रांचेस हैं उनके लिए ये टारगेट है। और ये डिसाइड कैसे होता है? पिछले 3 साल का जो भी हमारा जो है सिस्टम वाइड अचीवमेंट है नॉन कारपोरेट कस्टमर्स का फार्मर्स का, उसका एवरेज निकाल करके ही सेपरेटली नोटिफाई किया जाता है। तो एवरेज निकाला गया तो पता चला कि 13.78 चल रहा है, तो वही 13.78 जो है सबके लिए कहा गया कि नॉन कारपोरेट फार्मर्स को आपको कम से कम 13.78% जो लोन देंगे उसमें से 13.78 नॉन कारपोरेट फार्मर्स को देना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।